स्वागत है दोस्तों। बिहार में महा मैराथन सरकारी प्रयास शुरू होने वाला है, क्योंकि बिहार में गिना जाने वाला है कौन सी जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जाति आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे। 5 मिनट के इस वीडियो को अगर आप देखिए तो आपको ए टू जेड तथ्य, जो कि करंट अफेयर से प्रशासनिक, संवैधानिक, सामाजिक और राजनैतिक संपूर्ण फैक्ट्स का निचोड़ इस वीडियो में समाहित है और ये प्रश्न और उत्तर के रूप में आपके समक्ष यहां पर प्रस्तुत है। सबसे पहले, कब से शुरू होगी बिहार में जाति आधारित गणना? तो बिहार में जाति आधारित गणना 7 जनवरी 2023 से शुरू हो रही है और यह 2 चरणों में हो रही है। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक और दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल पर चलेगा। दूसरा प्रश्न, कैसे होगी गिनती? तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, पहले चरण में घरों की गिनती होगी, जिसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से होगी। विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के घर जो पटना में हैं उसको पहले गिना जाएगा। उसके अलावा घर के मुखिया और परिवार के सदस्यों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। ये पहला स्टेज होगा और जो दूसरा स्टेज होगा उसमें जातियों की गिनती होगी। इसमें लोगों से पूछा जाएगा उनकी जाति क्या है, उपजाति क्या है और धर्म के बारे में पूछा जाएगा और डेटा संग्रह किया जाएगा। सारी जानकारी बुकलेट में लिखने के बाद मोबाइल ऐप में भी एंट्री की जाएगी। प्रश्न नंबर तीसरा, जिज्ञासा होगा कि क्या जाति आधारित गणना के साथ साथ लोगों की इकोनॉमिक स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति है, उसका भी सर्वे होगा? उत्तर सकारात्मक है। जातियों की गणना के साथ साथ आर्थिक स्थिति की भी गणना की जाएगी, जानकारी ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, कैसे होगा इतना बड़ा काम? तो मैं बता दूं, बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का जो काम दिया है वो बिहार सरकार का विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, GAD बोलते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सौंपा है। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और जिला स्तर पर जातिगत गणना का काम डीएम को सौंपा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और डीएम ही जाति आधारित गणना के नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, बहुत से बिहार के लोग काम धंधे में, जॉब में, एजुकेशन में बिहार के बाहर हैं, तो क्या उनकी गणना नहीं होगी? होगी। बिहार का एक बड़ा पब्लिक जो है, जो बाहर है, देश के अलग अलग हिस्सों में है, उनकी भी गिनती लोकेट करके की जाएगी, ऐसा प्लानिंग है। अगला क्वेश्चन, जाति आधारित गणना 7 जनवरी से शुरू हो रही है, तो ये कब तक सारा काम हो जाएगा? उत्तर है 31 मई 2023 तक संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा। कितना खर्च आएगा जाति आधारित गणना में? तो जाति आधारित गणना में 500 करोड़ रुपया का एस्टीमेट लगाया गया है, बजट है, और यह पैसा बिहार सरकार के आकस्मिक निधि जो कॉन्टीजेंसी फंड है उससे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में हो रहा जातिगत सर्वे को जातिगत जनगणना क्यों नहीं कहा जा रहा है? यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको समझना है। बिहार में जो गणना हो रही है वो जातिगत सर्वे है या जातिगत गणना है। इसको जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं जनगणना भारत सरकार द्वारा की जाती है, न कि राज्य सरकार के द्वारा।
केंद्र सरकार ही जातिगत जनगणना करा सकती है। कोई राज्य सरकार जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस नहीं करा सकती है। हाँ, राज्य की सरकार जातियों की गिनती कर सकती है, जिसे जातिगत गणना कह सकते हो, लेकिन इसे जातिगत जनगणना कतई नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार की ओर से केवल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की ही जनगणना कराने का शुरू से प्रावधान रहा है। पिछड़ी और अन्य जातियों की जातिगत जनगणना आजादी के बाद कभी नहीं कराई गई। राज्य सरकारें जनगणना नहीं करा सकती हैं, इसलिए राज्य सरकार इसे जनगणना न कहकर केवल गणना या सर्वे का नाम देती हैं। जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों है? आपके माइंड में यह प्रश्न हो, बिहार सरकार ऐसा क्यों करवा रही है? तो पक्ष है कि 1951 से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जातियों का डेटा प्रकाशित होता है, लेकिन ओबीसी और अन्य जातियों का डेटा सामने नहीं आ पाता पब्लिक डोमेन में। इससे ओबीसी की आज की तारीख में सही कितनी जनसंख्या है पता लगाना मुश्किल हो जाता है। 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया वीपी सिंह ने। यही पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल कमीशन कहा जाता है। 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी का अनुमान लगाया गया था। 1931 ब्रिटिश काल की बात है, पहला जातिगत जनगणना हुआ था 1931 में, 1931 में, और उस समय ओबीसी की आबादी 52% होने का अनुमान था। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो ठीक है जातिगत जनगणना हो, लेकिन क्या विधानसभा में इस पर सहमति है? क्या विधानसभा का कोई प्रस्ताव पारित है? तो जातिगत गणना कराने के लिए बिहार विधानसभा में दो बार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास है। पहला प्रस्ताव 2019 में और दूसरा प्रस्ताव 2020 में पारित किया जा चुका है। यानी विधानमंडल की सहमति है बिहार में जातिगत जनगणना कराने के लिए। अगला प्रश्न होता है, तो फिर केंद्र क्यों नहीं करवा लेती है जातिगत गणना? तो केंद्र सरकार जातिगत गणना के समर्थन में नहीं है, और 2022 फरवरी में लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि संविधान के मुताबिक केवल एससी और एसटी की ही जनगणना हो सकती है, अन्य पिछड़ा वर्ग की नहीं हो सकती है, जो वर्तमान में प्रावधान है उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी और राज्य में जातिगत गणना हो चुका है? तो जब बात जातीय गणना की आती है तो कर्नाटक मॉडल का जिक्र आता है। कर्नाटक में 2015 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जातीय गणना करवाई थी, लेकिन मैं बता दूं इस गणना का रिजल्ट आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सका है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि पहले हम बिहार में जाति आधारित जनगणना करा लेते हैं, इसके बाद देश स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने की बात को आगे बढ़ाएंगे। ये तय है कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में जाति आधारित इस तरह की बातें खूब बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी और राजनीति का एक काफी गर्मागर्म माहौल देखने को मिलेगा इस कारण से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, क्या देश में पहले कभी जातिगत जनगणना हुई है? उत्तर है यस। सबसे पहले जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, 1931 में ब्रिटिश काल में। स्वतंत्रता के बाद देश में पहली जनगणना 1951 में कराई गई। इस जनगणना में जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठाया गया। उस समय ये बात उठी थी 1951 में कि जातीय जनगणना भी हो, लेकिन मैं बता दूं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं किया
और इससे सामाजिक ताने बाने के बिगड़ने का संदेश जताया गया और तब से जातिगत जनगणना भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया। 2011 में एक घटना जरूर घटी, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना। जी हाँ, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आयोजित की गई थी, लेकिन इसका डेटा भारत की सरकार द्वारा कभी भी जारी नहीं किया गया, इसलिए इसका रिजल्ट भी अनुत्तरित है आज की तारीख में। क्वेश्चन नंबर 15, देश में जनगणना क्यों नहीं हो पा रही है? हर 10 साल में होता है जनगणना, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जनगणना क्यों नहीं हो पा रही है? तो कोरोना के कारण जो 2021 में जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई। 2011 में जनगणना हुई थी और 11 के बाद 21 में हुई थी, लेकिन कोरोना के कारण जनगणना को स्थगित कर दिया गया है। अब भारत में पहली बार जो जनगणना हुई 1872 में हुई थी, ये नॉर्मल सेंसस 1872 में, और 1881 की जनगणना के बाद से देश में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जा रही है। ब्रेक लगा है 2021 में कोरोना के कारण। उम्मीद की जा रही है इस साल 2023-2024 में देश की 16वीं जनगणना कराई जा सकती है, अगर कोविड का अत्यधिक प्रकोप नहीं रहा तो। अगला प्रश्न, दशकीय जनगणना का संचालन कौन करता है? देश में जो पूरे देश में जो जनगणना होता है वो कौन करवाता है? तो इसके संचालन का दायित्व है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, इसे कहते हैं सेंसस एंड पॉपुलेशन कंट्रोल कमिश्नर जो होता है वही करता है, और यह गृह मंत्रालय द्वारा, होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, जनगणना का कार्य किस अधिनियम के तहत होता है? उत्तर है जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत होता है। यह पार्लियामेंट का एक्ट है, जनगणना अधिनियम 1948। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है, संघ सूची का विषय है। एक अक्सर प्रश्न किया जाता है कि क्या जनगणना संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है? सही जवाब है जनगणना संघ सूची का विषय है, और इसीलिए जनगणना केवल और केवल भारत की सरकार करा सकती है, राज्य की सरकार जनगणना नहीं करा सकती है। यही कारण है कि बिहार में जाति आधारित गणना हो रही है, जिसे आप सर्वे कह सकते हो, लेकिन यह जातिगत जनगणना नहीं है। सभी समाचार पत्रों में आप पढ़िएगा कि यह जातिगत जनगणना हो रही है, लेकिन समाचार पत्रों की पहुंच अंडरस्टैंडिंग सीमित है। यह जातिगत आधारित जनगणना नहीं है, यह जाति आधारित गणना मात्र है। संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में जनगणना सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के बारे में संविधान क्या कहता है? यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे आप कहते हो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में? तो संविधान का अनुच्छेद 340 कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, यहां आर्थिक वर्ड नहीं है, क्वेश्चन में आर्थिक वर्ड दे दिया गया है, लेकिन आर्थिक रूप से कुछ नहीं कहता। 340 कहता है जो सोशली और एजुकेशनली, न कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उसके दशाओं की जांच के लिए इस समय में एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है कि एक आयोग हो, और इसी 340 के तहत पिछड़ा वर्ग 1 आयोग बना, फिर पिछड़ा वर्ग 2 बना, यानी 340 एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है, और इसी आयोग के तहत ये काम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास क्या है? तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 पारित हो चुका 18 में। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, एक अनुच्छेद 338 बी और दूसरा अनुच्छेद 342 ए को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 की 338 बी और 342 ए क्या है?
जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया है। तो 338 बी कहता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित जो शिकायत है और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को पावर प्रदान करता है, अधिकार देता है। तो आप जान लीजिए 338 बी कहता है कि जो ओबीसी हैं उनका अगर उस कम्युनिटी का कोई कंप्लेन है तो कंप्लेन की जांच होगी, या उनके लिए जो स्कीम है अगर स्कीम में कोई अनियमितता है तो उसकी जांच के लिए एनसीबीसी को राइट देता है। यह संवैधानिक अधिकार है। अगला 342 ए कहता है कि भारत का राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिकार प्रदान करता है और इसके नाते राज्य के राज्यपाल से राष्ट्रपति सलाह लेता है और पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाता है। आप सब जानते हैं ओबीसी का लिस्ट होता है, बैकवर्ड क्लास BC1 हुआ, बिहार में BC2 हुआ, या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी का लिस्ट है ये कौन बनाता है? केंद्र के मामले में राष्ट्रपति और बिहार के मामले में राज्यपाल। यह जो लिस्ट बनाता है वो पावर कहाँ से मिलता है राष्ट्रपति को? वो पावर कहाँ से मिलता है राज्य में? वो पावर मिलता है 342 ए के तहत। तो ओबीसी के लिस्ट में आप हैं कि नहीं? कई जातियां ओबीसी लिस्ट में नहीं है, कई बाहर हैं। इस लिस्ट में नया नाम शामिल होता है, कई नाम हट जाता है। ये पावर किसको है? राज्यपाल को है, राष्ट्रपति को है, और ये 342 ए के तहत प्रदान किया जाता है। मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार का ओबीसी लिस्ट अलग होता है और हर राज्यों की सरकारों का ओबीसी लिस्ट अलग होता है, और इसी लिस्ट के तहत नौकरी में रिजर्वेशन होता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, देश में अब तक कितने बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है? उत्तर है 2। 1950 और 70 के दशक में काका कालेकर ये पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था जिसके चेयरमैन थे काका कालेकर, और जो दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन बना उसके चेयरमैन थे बीपी मंडल। बीपी मंडल दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था और इसीलिए दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग को मंडल कमीशन भी कहा जाता है। जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था वो काका कालेकर आयोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कैसे अस्तित्व में आया? तो मैं आपको बता दूं, इंदिरा साहनी का फेमस जजमेंट ओबीसी पर आया था 1992 में, 1992 में, और सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सरकार को डायरेक्शन दिया था कि ओबीसी के जितने भी लोग हैं उनको शामिल करने के लिए, और जो गलत ओबीसी वाले शामिल हो गए हैं उनको हटाने के लिए, जांच करने के लिए आप एक परमानेंट बॉडी बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं निर्देशों के आलोक में संसद ने 1993 में, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अधिनियम पारित किया। कब? 1993 में, और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन 1992 में। बाद में क्या हुआ कि ये शुरू में तो डायरेक्शन हो गया, संसद के एक्ट से बन गया, तो सांविधिक आयोग बना। सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि संसद के एक्ट से बना। बाद में क्या हुआ, संविधान में संशोधन हो गया, तो जो पहले सांविधिक था, स्टैट्यूटरी बॉडी था, अब वह संवैधानिक यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है। आज के डेट में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। और ये बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग GAD का अधिसूचना है, जाति आधारित गणना। इसमें भी आप देखें 1 नंबर में जनगणना वर्ड नहीं है। क्या वर्ड है? गणना, जिसका इंग्लिश सर्वे है, क्योंकि आप जातिगत आधारित जनगणना कह ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार को यह पावर नहीं है कि वो जनगणना कराए। यह केवल केंद्र सरकार करा सकती है। और इसमें दिया हुआ है डीएम को नोडल प्रभारी बनाया गया है, और ये सारा दिया हुआ है। आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण हुआ, 4 पॉइंट में कह रहा है।
500 करोड़ का खर्च आएगा। फरवरी 23 तक पूरा करना था, लेकिन अब नया डेट आ गया है पूरा करने का, 31 मई 2023 तक। और यह अधिसूचना जारी हुआ है 6 जून 2022। सबसे नीचे दाहिने साइड में देख सकते हैं 6 जून 2022 को ये जारी हुई है। और ये पूरा का पूरा वीडियो एकदम बेहतरीन आपके लिए। इसको आप हर विद्यार्थी को, हर प्रबुद्ध वर्ग को, नागरिक को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे नज़र में इतना बढ़िया वीडियो, सारा फैक्ट एक साथ आपके लिए प्रस्तुत किया हूं, ताकि आपको हर पक्ष की जानकारी, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो, इसका राजनीतिक हो, हर पक्ष आपके सामने इस छोटे से वीडियो में शामिल है। एनकेटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। कैसा लगा ये वीडियो, ये कहने में संकोच नहीं करना है। अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए और चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।